ब्राउन गोल्ड यानी बालू। झारखंड की सियासत में यह बालू बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, लेकिन आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। बालू का खेल उस निगहबान की निगहबानी में चलता है जिसके जिम्मे इस खेल को रोकना है। कौन है वो निगहबान, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। राज्य में कई बड़े सरकारी और कई छोटी गैर सरकारी योजनाओं पर काम चल रहा है और सभी में बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में काफी लंबे समय से बालू घाटों की बंदोबस्ती ही नहीं हुई। फिर ये बालू आ कहां से रहा है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब जिला परिषद उपाध्यक्ष पार्वती देवी के जवाब में। देखिए, आज जो भी है खास करके रांची जिला में देखा जाए तो कहीं भी बालू घाट का अभी तक से बंदोबस्त सरकार की ओर से नहीं हुआ है, और नहीं होने के कारण आज बालू का जो लूट मची हुई है, और ये सरकार का ही कहा जाए तो इसमें आज जो सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है ये बहुत बड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो इसमें जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी है, सरकार है, ये सारे मिल करके रांची जिला के जितने भी बालू घाट है ये लोग लूट घसोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको जो पीएम आवास है, आज पब्लिक बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोग भले ही कुछ भी खोलकर बोलने से हिचकिचाएं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस खेल में प्रशासन की पूरी मिलीभगत है और रांची में इसके मास्टरमाइंड खान निरीक्षक सुबोध सिंह। सरकार को तुरंत टेंडर करना चाहिए, क्योंकि टेंडर ना होने की वजह से इसमें बहुत घोटाला हो रहा है। जो यहाँ के सुबोध जी करके हैं, जो बालू का देख रेख करते हैं, उठाओ इधर उधर जो भी हो रहा है उनके इशारे पर हो रहा है, और निश्चित रूप से इसको रोक लगना चाहिए और सरकार इस पर ध्यान दे। राजनीतिक संगठनों से वास्ता रखने वालों का मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द बालू घाटों की बंदोबस्ती कर देनी चाहिए, ताकि न सिर्फ बालू की चोरी पर रोक लगाई जा सके बल्कि सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान की भी भरपाई हो सके। बालू भी और सारे खनिज की लूट मची हुई, और बालू तो कहिए मत। और ये लूट जो मचा हुआ है, एक तो नीलामी नहीं हुई, उसके बाद भी बालू डिपो बनाने का परमिशन दिया जा रहा है, और बालू अवैध बालू उसमें ला करके और वहाँ डिपो में रखा जा रहा है और वैध हो जा रहा है कि भाई हम बंगाल से बालू लाए हैं, दूसरे जगह का बालू है कि कह करके डिपो, जब लाइसेंस नहीं है तो जब लाइसेंस देने का जरूरत नहीं, जब बालू का नीलामी नहीं हुआ है तो, लेकिन डिपो का लाइसेंस दे करके और अवैध बालू वहाँ रख करके और उसको एक नंबर बना के दूसरे पेपर पे बेचा जा रहा है, और अवैध बालू का जो है सो जारी है बिक्री, लूट जारी है बालू का। और इसमें सारे सरकार से लेकर माइनिंग अफसर तक सब लगे हुए हैं। सत्ता पर काबिज जेएमएम के लोगों का मानना है कि सरकार गठन के 1 साल बाद की अवधि में कोरोना की भेंट ये 1 साल का समय चढ़ गया, इसलिए सरकार विशेष कुछ कर नहीं पाई है। लेकिन बालू घाटों से संबंधित सारी बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में, और प्रॉपर वे में उसकी नीलामी ही इसका एकमात्र विकल्प है। और ये सरकार कृत संकल्पित है कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार और चोरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी, जंग लगी हुई व्यवस्था, कोरोना के संक्रमण काल में प्राथमिकता हमारी कुछ अलग थी, ये अलग बात है, लेकिन अब हम सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके इन सवालों का जवाब मुझे लगता है कुछ दिनों के अंदर ही मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर के संज्ञान में इन बातों को लाया गया है, और जो भी वैसे लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं जो कई एक वर्षों से जमे हुए हैं एक जगह पर और उनके देखरेख में इस तरह की काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर लगाम लगेगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी, और एक आम झारखंडी के हित में नीति का निर्धारण होगा जो बालू नीति सरकार बनाएगी। एक और जहां सारे लोग इन तमाम बातों को भली भांति जानते हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार पदों पर काबिज लोग खुद को पूरी तरह से अनभिज्ञ बताते हैं और मामले को देखने की बात कर अपना पल्ला भी झाड़ लेते हैं। तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहे हैं तो उसको लोग जांच छानबीन करवाते हैं, पता कराते हैं क्या स्थिति है वहाँ पर। राज्य में अब तक बड़े बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है,
इसके बावजूद राज्य भर के बालू डंपों में बालू का पहाड़ नजर आता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह बालू आता है तो कहां से। हमें मिली जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से धड़ल्ले से तमाम बालू घाटों से बालू का उठाव किया जा रहा है और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माइनिंग इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को बताया जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि न्यूज 11 भारत पर खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन पर इसका क्या कुछ असर होता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 भारत, रांची। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश। बड़ा अजीब लगता है जब आपको पता चलता है कि पूरे झारखंड में बालू की बंदोबस्ती नहीं हुई और जब आप ऑफिस आते हैं तो तेज रफ्तार में ट्रैक्टर, ट्रक, टर्बो बालू से भरे हुए आपको ओवरटेक करते हैं। पीछे से हॉर्न पो 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 बजता है और उसके बाद आपको ओवरटेक कर लिया जाता है। आप सोचते हैं कि भाई ये बालू आ कहां से रहा है। 2 मिनट आप सोचते हैं, उसके बाद फिर आप भी सोचते हैं चलिए सब कुछ राम भरोसे, और उसके बाद आप आगे निकल जाते हैं, ऑफिस में अपनी दिनचर्या पूरी कर लेते हैं। तो क्या इसके पीछे का यही खेल है? आकाश, आवाज मिल रही है मेरी आपको? आकाश तक शायद आवाज नहीं पहुंच मैं अब आप आवाज पहुंच रही है मेरी आकाश आप तक? जी सवाल करें। हाँ, सवाल बड़ा सिंपल सा है। जी अभिषेक सवाल करें। हाँ, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि रोज ऑफिस आते हैं, रोजाना यही होता है कि पीछे से कभी कोई ट्रैक्टर, कभी कोई टर्बो, कभी कोई ट्रक बालू लदा हुआ पो 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 हॉर्न बजा देता है, ओवरटेक कर लेता है। पता नहीं कौन सी जल्दी होती है इनको। अब जब आप ऑफिस पहुंचते हैं, आप खबर उठाते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरे राज्य में बालू की बंदोबस्ती तो हुई नहीं। फिर ये बालू आता कहां से है? घर भी धड़ल्ले से बन रहे हैं, सड़क भी धड़ल्ले से बन रही है, सब सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर ये बालू आ कहां से रहा है? जी निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये बालू आ कहां से रहा है। जब राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये बालू लाया कहां से जा रहा है। देखिए, इस पूरे खेल को समझने की आवश्यकता है। ये पूरा खेल पूरी प्लानिंग के साथ खेला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है और टॉप टू बॉटम के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। हालांकि माइनिंग डिपार्टमेंट खुद मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री के पास काफी ज्यादा वर्कलोड होता है, इसलिए ये उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, खुद छापेमारी करें, क्योंकि ये कोई नायक फिल्म नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों की वजह से मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंचती है और उन्हें निश्चित तौर पर बुरा लगता होगा जब वो सुनते होंगे कि उनके विभाग के अंदर इस तरह की बातें चल रही है। तो ये सब कुछ प्लानिंग से चलता है। देखिए कैसे यह होता है पूरा खेल। सबसे पहले बालू का उठाव तो इन्हीं घाटों से किया जाता है जिन्हें बंदोबस्त किया नहीं गया है, वहीं से बालू का उठाव किया जाता है और चोरी छिपे नहीं, बल्कि अब तो कहें कि पूरे धड़ल्ले के साथ पॉकलेन लगा करके, हाईवा लगा करके बालू का उठाव किया जाता है। उसके बाद उस बालू को डिपो में पहुंचा दिया जाता है और डिपो से जब बालू को उठाया जाता है तो वहां से एक फर्जी चालान जारी कर दिया जाता है और डिपो जो है वो यह शो करते हैं कि उनके डिपो में जो भी माल डंप किया हुआ है वह माल उन्होंने दूसरे स्टेट से लाया है। खासतौर से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से तो बालू रांची लाया नहीं जाएगा या बिहार से बालू रांची लाया नहीं जाएगा, तो बचता एक ही ऑप्शन है, वो है बंगाल का ऑप्शन। तो बंगाल का के नाम पर फर्जी चालान बनाया जाता है और उसी फर्जी चालान के आधार पर सारा खेल खेला जाता है और प्रत्येक हाईवा से 8,000 रुपए जो है वसूले जाते हैं, जबकि छोटी टर्बो गाड़ियों से 5,000 से 6,000 तक की यह राशि होती है। ट्रैक्टर्स के मामले में ये 2 से 2,500 तक की राशि होती है। ये राशि सीधे सीधे राज्य सरकार के खाते में नहीं जाती है, बल्कि जो बालू माफिया है, खासतौर से माइनिंग ऑफिसर और माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग और पुलिस प्रशासन के लोग, सीओ वगैरह, इन लोगों के बीच में यह पूरी राशि बट जाती है और इस तरह से पूरा खेल चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सरोज सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया कि जब राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई ही नहीं तो ये बालू आ कहां से रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये बालू, इसकी क्वालिटी भी देखें तो दूसरे राज्यों में जो बालू पाया जाता है उससे भिन्न है, यानी कि ये पूरी तरह से झारखंड का बालू है। चाहे रांची और आसपास के इलाकों में के लिए तो सुबोध सिंह खौफ का पर्याय बन गए हैं और इन्हीं
उन्हीं के देखरेख में सारा बालू का खेल चलता है। रांची में कई बड़े बालू घाट हैं, जैसे कि आप बात करें तो सोनाहातू का घाट सबसे बड़ा घाट है। इसके बाद बुढ़मू का छापर घाट एक बड़ा घाट है जहां से बालू का उठाव किया जाता है। कांची नदी से बालू का उठाव किया जाता है और वैसे छोटे छोटे कई ऐसे घाट हैं वहां से भी बालू का उठाव किया जाता है। लेकिन बड़े बालू घाटों की जिम्मेवारी JSMDC यानी कि झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दे दी गई है और JSMDC को ही इन बालू घाटों की बंदोबस्ती करनी है, जो जानबूझ करके नहीं किया जा रहा। ये इन प्रकार इन मामले को लटकाया जा रहा है ताकि बालू का उठाव इसी तरह से चोरी छुपे चलता रहे, क्योंकि राज्य में विकास कार्यों को दिखाना है और विकास कार्यों के प्रतीक चिन्ह के रूप में निर्माण कार्य को देखा जाता है और किसी भी निर्माण कार्य के लिए बालू की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। बगैर बालू के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। कह सकते हैं कि निर्माण की मूलभूत इकाई बालू ही है, बालू से ही सारा मामला शुरू होता है। चाहे कोई कंस्ट्रक्शन की बात हो तो सबसे पहले नीचे बालू बिछाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा खेल चलता है और इन तमाम तथ्यों की जानकारी सारे लोगों को है। ऐसा नहीं है कि कोई इससे नावाकिफ है, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं कि कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं, तो सभी जगहों पर बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये बालू काफी महंगा है। जहां तक बात है सरकारी प्रोजेक्ट्स की बड़े, तो वहां पर चूंकि काफी मात्रा में बालू की आवश्यकता होती है, इसलिए एक मुश्त खरीद पर कुछ रकम कम पड़ती है। लेकिन वह उस गरीब के बारे में सोचिए जो किसी प्रकार से PM आवास योजना के तहत लाभुक होता है और उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो राशि सरकार से उसे प्राप्त होती है वह लिमिटेड है, वह फिक्स्ड है, वह नहीं बढ़ती। लेकिन बालू का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। ऐसे में कोई लाभुक यदि अपना PM आवास नहीं बना पा रहा है तो जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई दर इकाई पेमेंट किया जाता है, यानी कि लिंटल तक काम करने पर कुछ राशि निर्गत की जाती है, उससे ऊपर छत की ढलाई करने पर कुछ राशि निर्गत की जाती है, इसके बाद फाइनल करने पर कुछ राशि निर्गत की जाती है। तो उसका काम बीच में ही लटक जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना जो है कि हर गरीब को 2022 तक आवास मुहैया कराना है, वह योजना यहाँ लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उस योजना को पूरा करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए बालू की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन वह बालू उन गरीबों को मिल नहीं पा रहा है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, लेकिन बालू के अभाव में वो अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरह से आम लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ आम लोगों की ही बात क्यों करें, जो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि चूंकि प्रॉपर तरीके से जब माइनिंग हो नहीं रही है तो ऐसे में अवैध तरीके से उन्हें माइनिंग करने को मजबूर होना पड़ता है, यानी कि उन्हें चोरी करने को मजबूर किया जाता है। और जब वो चोरी करते हैं तो उसमें से ये अधिकारी वर्ग के लोग हिस्सेदारी की डिमांड करते हैं, हिस्सा मांगते हैं। तो ये खेल पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से चल रही है। यह सही है कि हेमंत सरकार के वजूद में आने के बाद लगभग 1 साल की पूरी अवधि जो है वह कोरोना की भेंट चढ़ गई, लेकिन अब लोगों को उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि सारा कुछ ट्रैक पर आ रहा है। तो अब लोग यह महसूस करते हैं कि शायद मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर जाएगा, क्योंकि यह एक बहुत अहम मसला है। जैसा कि मैंने कहा कि विकास कार्यों का पर्याय है निर्माण कार्य, और निर्माण कार्यों को बदस्तूर जारी रखने के लिए या विकास कार्यों को दिखाने के लिए, क्योंकि जब आप केंद्र से किसी राशि की डिमांड करते हैं तब भी आप दिखाते हैं, आपको दिखाना होता है कि आप अमुक तरीके से विकास कार्यों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए शिद्दत से प्रयासरत हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप निर्माण दिखाएंगे और निर्माण दिखाने के लिए आपको इस बालू की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। तो इस तरह से यह पूरा खेल जो है वह चलता रहा। लेकिन अब राज्य सरकार को इस पर काफी गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि हर एक व्यक्ति को बालू सुलभ हो सके, हर व्यक्ति अपना घर बना सके। बेहतर तो यह हो कि यह सारी शक्ति ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को दे दी जाए, और उससे जो राजस्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2016 से ही बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है। तो ऐसे में सरकार को भारी भरकम राजस्व का नुकसान हो रहा है। और आप जानते हैं कि राज्य में आय के प्रमुख स्रोतों में से एक सबसे बड़ी स्रोत जो है वह माइनिंग ही है, वहीं से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में राजस्व का नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ रहा है और बालू का खेल चल रहा है, और इसमें
फल फूल कौन लोग रहे हैं, वो बालू माफिया जो बालू के कारोबार से जुड़े हुए हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा बड़े बालू माफिया, जैसा कि हमने दिखाया अपने चैनल पर लगातार कि अंचलों में सबसे बड़े भू माफिया यदि अंचलाधिकारी हैं तो बालू या माइनिंग के खेल में सबसे बड़े माफिया तत्व जो हैं वो अगर हैं तो वो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जिनके कंधों पर इन तमाम चीजों पर रोक लगाने की जिम्मेवारी है, लेकिन वे अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के बजाय इसमें लूट खसोट में लगे हुए हैं। अभिषेक। आकाश, सीधी सी बात है, इतनी सब बात हो गई, लेकिन एक नाम सुबोध सिंह, समझना यह है कि आखिर सुबोध सिंह, जिनकी हम तस्वीर भी बार बार दिखा रहे हैं, जैसा कि हमारी रिपोर्ट कह रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा कि कुछ बयान सामने आ रहे हैं कि पूरा नेक्सस उनका चलता होगा, सीधी सी बात है वो अकेले तो इस पूरे खेल को खेल नहीं सकते। तो बालू का ये खेल इनके पूरे नेक्सस के द्वारा खेला कैसे जाता है, इन सुबोध सिंह का परिचय हम कैसे देखें? एक सरकारी अधिकारी है, एक बालू माफिया। जी देखिए, कहने को तो ये सरकारी अधिकारी हैं, जैसे मनोज कुमार कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं, लेकिन वस्तुतः वे जमीन माफिया हैं, भू माफिया। उसी तरह से जो सुबोध सिंह की जिनकी हम बात कर रहे हैं, कहने को ये माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, यानी कि खान निरीक्षक, लेकिन वस्तुतः ये बालू माफिया है। बालू माफिया तक ही बात को यदि सीमित न रखा जाए तो ये स्टोन चिप्स के भी बड़े माफिया हैं। इनकी ही देखरेख में कोयले की भी तस्करी होती है, क्योंकि बिड़मू, राय, खलारी आदि इलाके से भारी मात्रा में कोयला की तस्करी होती है और उसके भी ये मास्टरमाइंड है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो वन क्षेत्र में अवैध तरीके से जो खनन कार्य होते हैं स्टोन चिप्स के लिए, वो भी इन्हीं की देखरेख में चलता है और इन्होंने एक पूरा नेक्सस बना रखा है। जो भी डीएमओ एएमओ रैंक के अधिकारी आते हैं वे बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, उनकी पोस्टिंग कम समय के लिए होती है, तो वो आते हैं जाते हैं, लेकिन ये 2.5-3 साल से यहीं टिके हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इनको तमाम तथ्यों की जानकारी होती है और चूंकि ये सीधे फील्ड ऑफिसर हैं, इन्हें फील्ड में जाकर के डील करना होता है, इसलिए इन्हें यहाँ की भौगोलिक संरचनाओं की भी भली भांति जानकारी है। तो इन्होंने अधिकारियों को भी अपने साथ मिला लिया है और स्थानीय पुलिस प्रशासन, अंचलाधिकारी, अंचल कार्यालय आदि को अपने साथ ले लिए हैं। सभी को एक करके ये पूरा खेल खेलते हैं और इस मामले में बिल्कुल ईमानदार है। सुबोध सिंह को बेईमान नहीं कहा जाए कि जो भी पैसे आते हैं उसमें सभी को उसके औकात के अनुसार, उसकी वेटेज के अनुसार उसका हिस्सा पहुंचाते हैं। इसमें ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। अभिषेक। बिल्कुल, तो इनकी ईमानदारी को भी हमारा सलाम है। देखिए, ईमानदारों को तो हम सलाम करते ही हैं आकाश, ये तो परंपरा है। न्यूज़ 11 भारत ईमानदारों को हमेशा से सलाम करता रहा है, हमेशा से प्रणाम करता रहा है। लेकिन बालू का ये खेल जो है, इस बालू के खेल में एक पक्ष ये भी है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा आकाश, कि आपको सड़क पर अक्सर, खास करके जब आप सुबह सुबह घर से निकलेंगे तो आपको बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां नजर आएंगी, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो हाईवा हो, चाहे वो टर्बो हो, चाहे वो ट्रक हो। अमूमन हाईवा, ट्रैक्टर और टर्बो ऐसी गाड़ियां बालू से लदी हुई दिखती हैं। लेकिन जिस रफ्तार से ये भागती हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर कहीं ये पकड़े गए तो बहुत तरह के चालान इनके कटने वाले हैं, तो जिस रफ्तार से आप अक्सर देखेंगे कि जो सड़क हादसे होते हैं, 70% सड़क हादसे ऐसे भागने वाले ट्रक, टर्बो और ट्रैक्टरों के कारण होते हैं। तो एक भ्रष्टाचार के कारण तो जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन के नाक के नीचे ये बालू की तस्करी हो रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके कारण जान माल का भी नुकसान हो रहा है, जिस पर लोगों का अमूमन ध्यान नहीं जाता है। लेकिन एक पक्ष ये भी है आकाश। जी हाँ, देखिए ये पक्ष बिल्कुल है। एक पक्ष की बालू गाड़ियों की वजह से, बालू लदे ट्रकों की वजह से, टर्बो की वजह से, ट्रैक्टर्स की वजह से, हाईवाज की वजह से सड़क एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ रफ्तार से सड़कों पर चलते हैं। लेकिन इस अमूमन मैं आपसे असहमत नहीं होता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात से असहमत हूँ कि इन्हें पता होता है कि ये पकड़े जाएंगे तो इन्हें बहुत तरह के चालान पेश करने होंगे या चालान काटा जाएगा। कहीं कोई चालान न तो काटा जाएगा न कुछ। यदि ये जेब गर्म कर देते हैं पकड़ने वाले अधिकारी की, उस टीम की, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है, इनका कुछ नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तभी जाकर के इनकी गाड़ियों को खड़ा किया जाएगा, और जब जब इस तरह के मामले आते हैं तब तब जो है उन पर गाज गिराई जाती है जो वस्तुतः संलिप्त नहीं होते। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, बालू ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिलीप साहू, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी पूर्व में बिलोंग किया करते थे। उन्होंने जब बालू के इस खेल का उद्भेदन करना चाहा और न्यूज़
11 पर आकर उन्होंने काफी जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा, तो सारे लोग करप्ट अधिकारियों ने मिलजुल कर उन्हें जेल भिजवा दिया। अच्छे खासे समय तक उन्हें जेल में बंद रहना पड़ा। हालांकि आज भी मैंने उनसे संपर्क किया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस डर से वो सामने नहीं आ रहे हैं कि कहीं दोबारा वो हमारे चैनल को किसी प्रकार का बयान जारी करेंगे। वैसी स्थिति में कहीं दोबारा उन्हें होटवार का रास्ता न देखना पड़े, होटवार न भेज दिया जाए। तो लोगों को इस तरह से डराया जाता है, लोगों को इस तरह से धमकाया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सामने आकर के सही तथ्यों को रखना भी चाहता है तो डर की वजह से, खौफ की वजह से वह अपनी बातों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचा पाता है, नहीं रख पाता है, और इनका खेल धड़ल्ले से चलता ही रहता है। अभिषेक, बिल्कुल ये खेल चलता रहता है। आकाश, सीधा सा एक सवाल ये है, और ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल इसलिए है क्योंकि हमने कई सीओ की कारस्तानियां दिखाई, हमें लगा कि कार्रवाई होनी चाहिए। हमने बाकायदा सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, डीड के साथ, डीड नंबर के साथ तमाम तरह के सबूत रख दिए, पर कार्रवाई नहीं हो। हम इंतजार करते रहे। हमारा मकसद साफ है कि भ्रष्टाचार पर वार होना चाहिए। एक और भ्रष्टाचार की तस्वीरें आप लेकर के आए हैं, अपनी जान पर खेल करके लेके आए हैं, पर क्या लगता है इस पर कार्रवाई होगी या अभी भी प्रशासन सोया हुआ रहेगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन सोया रहेगा, क्योंकि काफी लंबे समय तक जो कुंभकर्णी निद्रा प्रशासन की है वह अब नहीं रह सकती, क्योंकि आम लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से लोग सामने आकर के अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं, खुलकर उन्हें हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे जरिए यह बात सरकार तक पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन चाहे जितना भी ढिलाई बरतने का प्रयास कर ले, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, और वह समय बहुत जल्द आएगा, जब उसे कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी तमाम चीजों को देख रहे हैं और सभी लोग जान रहे हैं कि चंद करप्ट अधिकारियों की वजह से पूरे राज्य की किरकिरी हो रही है, राज्य सरकार की किरकिरी हो रही है, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री के दामन तक जो है छींटे इसके पहुंचने लगे हैं। तो वैसी स्थिति को यहाँ पर सरकार में बैठे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में चूंकि कोरोना की वजह से सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा काफी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कई मामलों में। तो और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में अंचलाधिकारियों को शोकॉज किया गया है, इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को शोकॉज किया गया है जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा लोगों को, और बहुत जल्द सरकार एक्शन में नजर आएगी। अभिषेक, चलिए आकाश, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार एक्शन ले, क्योंकि एक्शन बहुत जरूरी है। अगर एक्शन नहीं होगा तो ये दुस्साहस लगातार बढ़ता रहेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि एक्शन तो होना ही चाहिए, चाहे भ्रष्टाचारी अंचल अधिकारियों पर हो, चाहे बालू का खेल खेलने वाले अधिकारी पर हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि एक्शन हो, क्योंकि इसी एक्शन पर सब कुछ टिका हुआ है। बालू का खेल हम दिखा रहे थे आपको। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आकाश ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर के आए। हमने आपको परत दर परत लगातार भ्रष्टाचार पर वार कर करके तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बालू चोरी की तस्वीरें कि कैसे सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जाता है, कैसे सरकार को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे सरकार की नाक के नीचे बालू की तस्करी हो रही है, और कैसे एक सरकारी पदाधिकारी जिसके जिम्मे बालू की तस्करी रोकना है, वो खुद अपनी निगहबानी में तस्करी करवा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो आप तय कीजिए कि उसके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन हमारा काम है खबरों को सरकार के सामने लेकर के आना। वो तथ्य जो छुपे हुए हैं, वो तथ्य जो सरकार के सबसे ऊपर पायदान पर बैठे शख्स को देखने नहीं दिया जा रहा है, उन तथ्यों को उस शख्स के सामने लेकर के आना। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हम लोकतंत्र के चौथे खंभे होने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अब न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबको अपना अपना काम करना है। अगर हम सब अपना काम करें तो ऐसा कोई कारण नहीं कि भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्टाचार पर हमारा वार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।